बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे हिफाजत से होंगे। और जनाब आप जानते ही हैं कि ओवर द वीकेंड जो सबसे बड़ी जो गपशप लगी रही है, बातचीत होती रही, गुफ्तगू जिसके मुतल्लिक होती रही है, वो था गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। तो उसी की बात करते हैं, उसी से आगाज़ करते हैं। 24 में से 19 हल्कों के नताइज सामने आ गए हैं और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 9 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 6 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं, नून लीग के 3 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है और एक नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीत ली है। आप जानते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत अच्छी कैंपेन की। अब उन्होंने एक्स पे पैगाम में लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश है, जीबी में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है, हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ, जियालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी जो ट्रांसमिशन उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी सूरत आज़ाद और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, सिर्फ हुकूमती पार्टियों को सरगर्मियों की इजाज़त थी। इलेक्शन पर वाइट पेपर जारी करेंगे। हम इस पे प्रॉपर एक वाइट पेपर इशू करेंगे, हम उसका पूरा डिटेल बताएंगे। और इलेक्शन बड़ा अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारी इस मरतबा जो खासकर जीबी है, यहाँ पे इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होगा और इसलिए होगा कि वहाँ के अवाम को ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन देखो, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैं 70% वोट कास्ट हुआ है, आउट ऑफ द वे टर्न आउट हुआ है। हम तो खुश है कि वाकई कास्ट हुआ है। क्या किताबों में ऐसा कास्ट हुआ है या इन रियलिटी इस तरह के टर्न आउट हुआ है? दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात की जरूरत क्यों कर पेश आती है कि आप फॉर्म 45 इशू करें। क्या वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई? क्या उनको पहले नहीं पता था कि ये फॉर्म देना होता है? तो ये अभी तक की सूरत हाल बनी हुई है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। इस पर हमने बात करनी है। जनाब हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह कमर गिलगित बल्तिस्तान से, जैगम नकवी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद क़य्यूम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले खालिद साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा शाह कमर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या डिटेल्स है अभी तक की। शाह कमर, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, 19 हल्कों के नताइज आ गए हैं, क्या जो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है इस वक्त एक्सपेक्टेड थी ये लीड? जी हिना, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के जो 24 जनरल इलेक्शंस हुए, जो 24 सीट्स के लिए, तो उनकी हम बात करें तो अब तक हमारे पास जो गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज मौसूल हुए हैं वो 19 हो चुके हैं। उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 3 नशिस्तों पे बरतरी हासिल है, आज़ाद उम्मीदवार 6 जीते हैं और MWM 1 सीट लेने में कामयाब हो गई हैं। राइट, जैगम आप भी बताइएगा, आपने तमाम तर मामलात को देखा है, कितना आप सेटिंग लगता है आपको पीपल्स पार्टी का सबकत ले जाना? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज जो इंतखाबात का अमल था। जी जैगम आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो इंतखाबात का अमल था उस पर भी तकरीबन सियासी जमातों ने एतमाद का इज़हार किया, सिवाय PTI की और JUI जो रात को उन्होंने अपने ऐलान में कहा कि उनको एतमाद नहीं है। लेकिन जो 9 से लेकर 5 बजे तक जो पोलिंग का अमल था, हमने भी यहाँ पे देखा कि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं आया, कोई धांधली के जो ऐसे सामने आने वाले वाक़यात भी सामने नहीं आए। और इसमें जो दीगर जमातें हैं उन्होंने भी इस पे एतमाद का इजहार किया। तो जो ही ये पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ 5 बजे के बाद और उसके बाद गिनती का अमल शुरू है, तकरीबन ये 14-15 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त तक 19 हल्कों के जो नताइज हैं वो गैर हतमी गैर सरकारी जो है वो सामने आ चुके हैं और उसमें अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हासिल करने में कामयाब हुई है और उसमें उन्होंने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। और उसमें अगर हम बात करें तो कुछ जो फॉर्म 47 जो है वो भी रिटर्निंग अफसरान की जानब से जारी कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो अगर बात करें हम, अगर जो GBA 1 में है उसमें अमजद हुसैन जो है वो भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। GBA 6 की अगर बात करें, 88 में से 88 पोलिंग स्टेशन जो हैं उन पर जो नताइज आ चुके हैं और उसमें नेक नाम करीम जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 6390 जो वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा GBA 16 जो
जो है वो उसमें 45 में से 45 इमाम मालिक जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं, और GBA 21 में ईमान अली जो हैं वो कामयाब हुए हैं, और GBA 5 में जुल्फकार अली मुराद जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो फॉर्म 47 भी कुछ जारी हुए हैं, जिसको जो खरमंग है GBA 11 है उसका फॉर्म 47 जो है वो जारी किया गया है, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 5944 इकबाल हसन जो हैं वो लेकर कामयाब हुए हैं। चूंकि ये गिनती का अमल मुकम्मल हो रहा है, 19 हलके हैं जिनके नताइज सामने आ चुके हैं, और जो 24 मुकम्मल हलके हैं उनके नताइज आने के बाद वाज़ेह अक्सरियत सामने आएगी। लेकिन इस वक्त तक 9 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अक्सरियत में है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं 6 जो इस वक्त तक जीत चुके हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 और MWM के 1 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अच्छा शाकमर, आप बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा पीपल्स पार्टी की कैंपेन क्या ज़बरदस्त थी, धांधली की बात करते रहे वो भी वैसे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि नताइज जो आए वो हमारे सामने ही है। अभी तक 24 में से 19 हल्कों के नताइज आ चुके हैं और 9 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। तो क्या रीज़न रही, क्या कैंपेन बहुत स्ट्रांग थी या वैसे ही लोगों का टिल्ट उस तरफ ज़्यादा था? ये अनएक्सपेक्टेड जीत थी या फिर प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो सबकत ले जाएगी? जी हिना, इस पे पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन थी वो हमें देखने को मिली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। दिगर जो सियासी जो जमातें थी उनकी निस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जानदार कैंपेन की थी। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन यहाँ आए बिलावल भुट्टो, उसने जो 10 ज़िले हैं उनमें फर्दर हर ज़िले में जाके उन्होंने कैंपेन की। आसिफा भुट्टो आई, उसके अलावा कमर जमान कायरा आए, उसके अलावा नयर बुखारी आए, उसके अलावा इनके जितने भी मरकज़ी कायदीन थे वो यहाँ पे काफ़ी अरसे से वो कैंपेन कर रहे थे। इस वजह से पीपल्स पार्टी को पहले से यह प्रेडिक्ट कर रहे थे, बहुत 10 से 12 की हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो अब तक के जो 9 नशिस्तों पे ये लोग कामयाब हो चुके हैं। तो ये जानदार, मैं जो समझता हूँ कि ये जानदार कैंपेन की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीटें लेने में कामयाब हुई हैं। अच्छा, जो 9 उम्मीदवार कामयाब रहे हैं, जिन जिन हलकों से रहे हैं, ज़रा उनके हवाले से तो बताइए। उनके हवाले से अगर हम बात करें, GBA 1 गिलगित 1 से जो सूबाई सदर हैं अमजद हुसैन एडवोकेट, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, उसने भारी अक्सरियत से अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। उसके अलावा नगीर 4 की हम बात करें तो नगीर 4 में जो साबिका वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं मोहम्मद अली अख्तर, वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो चुके हैं। सिकरदू की हम बात करें तो सिकरदू में जो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान है सईद मेहदी शाह, उसका फर्जंद है तोकीर मेहदी, वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। और जो गेजर 1 की हम बात करें, सईद जलाल अली शाह जो साबिका गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान पीर सईद करम अली शाह के फर्जंद हैं, वो अपनी सीट लेने में कामयाब हो गए हैं। जी राइट। अच्छा ज़ैगम, आप बताइएगा कि अभी तक 5 उम्मीदवार, अभी तक 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कौन कौन उम्मीदवार जीते हैं, वो अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। आपको क्या लगता है इतनी देर क्यों लग रही है इन हलकों से जो रिज़ल्ट आने में? जी, चूँकि जो 19 हलके हैं उनके नताइज तो आ चुके हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है वो फॉर्म 47 भी आना शुरू हो गए हैं। और उसके अलावा जो दीगर जो 5 हलके बकाया जाता है उसमें क्योंकि पहाड़ी इलाका जाता है, वहाँ से रिज़ल्ट आने में ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो एक थोड़ी अक्सरियत देखने में नज़र आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बनाने के इस पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार 6 और 9 जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीत चुके हैं। 5 हलकों में चूंकि अभी तक नताइज आना बाकी हैं, लेकिन इस वक्त जो फॉर्म 47 अगर बात करें तो वो भी मुख्तलिफ हलकों के हमारे सामने आ रहे हैं। उसमें फॉर्म 47 में जो इस वक्त जो फॉर्म 47 है GBA 24 जो है उसका भी फॉर्म 47 जो है वो आ चुका है, और उसमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5129 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, और असद शफीक जो है वो 7164 जो है वो वोट ले चुके हैं। और इसमें जो फॉर्म 47 में आने के बाद जो हुकूमत साजी जो है वो उसका अमल शुरू होगा। लेकिन इस वक्त चूंकि तकरीबन 14 से 15 घंटे गुजर चुके हैं, गिनती का अमल इस वक्त जारी है और सिर्फ 5 हलके बाकी हैं जिनमें नताइज आना अभी बाकी हैं।
ठीक है। अच्छा शाहकमर, आप बताइएगा, ये जो 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, एक तो ये कि इनका प्रीवियसली किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रहा है और क्या आगे इनका टिल्ट जो है वो महसूस होता है, दिखाई देता है, किस तरफ जाएंगे? जी हिना, इसमें अगर हम जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अगर हम उनकी बात करें, GBA 6 हुंजा से जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, नेकनाम करीम साहब, वो PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं। इसी तरह यहाँ GBA 3 गिलगित से जो सईद सुहेल अब्बास जीते हैं, वो भी साबिका PTI के MNA रह चुके हैं, वो भी PTI के हिमायत याफ्ता हैं। और उसके अलावा हम बात करें मैसम काजिम साहब, जो कि MWM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और वो सीट विन करने में कामयाब हुए हैं। उसके अलावा वो भी PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं। उसके अलावा फिर 1-2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। अब देखना ये है कि वो जो 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस तरफ जाएंगे, यही फैसला करेगा। ठीक है शाहकमर, देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। आपका बहुत शुक्रिया, जैगम नकवी आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपकी जानिब आते हैं। एक बहुत ही अपसेटिंग सिचुएशन इस तरह से कि अमूमन वही जीता है जो हुकूमत में बैठा होता है, जो इस्लामाबाद में बैठा होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह बनी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है आगे नज़र आ रही है हमें? देखिए कि जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है, इन दोनों मकामात की जो सियासत है वो हमेशा वफाक के साथ जुड़ी होती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही जो है इस हवाले से की है, और ये हमेशा से एक रवायत रही है कि जिस पार्टी की वफाक के अंदर हुकूमत होती है उसी पार्टी की फिर कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में होती है। और आप थोड़ी ज़रा तारीख देख लें कि 2009 में जो पहले इंतखाबात हुए, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत साजी करने में कामयाब रही। फिर नून लीग की हुकूमत आई और 2015 में नून लीग वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, और 2020 में फिर PTI की वफाक में हुकूमत थी तो PTI की वहाँ पर जो है हुकूमत साजी हुई। ये रवायत जो है सिर्फ वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नहीं टूटी, बल्कि ये कश्मीर के अंदर भी आपको याद होगा कि ये जो मुख्तसर अरसे के लिए वहाँ पर हुकूमत साजी हुई है, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो बनी है। हालांकि वफाक अगर अपनी वहाँ पर मुदाखलत करता और बराह रास्त हुकूमत साजी वहाँ पर कश्मीर के अंदर भी चाहता तो वफाक कर सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि पीपल्स पार्टी नून लीग की एक इत्तेहादी जमात है, तो इसलिए नून लीग की क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वहाँ पर जो है वो उस तरह हुकूमती सतह पर कोई मुदाखलत हुकूमत साजी के लिए नहीं की, बल्कि कश्मीर के अंदर जो है पीपल्स पार्टी को मौका फराहम किया, और नून लीग के जो अरकान थे उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, और वहाँ पर मुमताज़ राठौर जो है पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बने। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो है देखिए कि पीपल्स पार्टी जो है उसने तो पिछला जो 2020 का इलेक्शन था तो उस वक्त उनकी वही वहाँ सूरत हाल थी, हालांकि इससे ज्यादा जलसे बिलावल भुट्टो ने किए। वहाँ पर PTI ने जितने रिजल्ट बताए, जब 2-3 सीटें ली, पीपल्स पार्टी की भी इतनी। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कैंपेन क्या इतनी स्ट्रांग थी, क्या रीजन रहा होगा कि ये जिस तरह, ये तो माजी की रिवायत रही है कि जो वफाक में होता है, अभी आपने भी कहा कि वो उसकी ही गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत होती है, लेकिन इस बार ये रिवायत बदल गई। तो क्या इसके पीछे आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौका दिया, या फिर ये जो वफाक में एक दूसरे के साथी हैं वहाँ पर तो हमें हरीफ ही दिखाई दे रहे थे, यहाँ के हलीफ वहाँ पे हरीफ थे, तो क्या पीपल्स पार्टी कैंपेन में सबकत ले गई या वहाँ पर उनका जो काम है, या फिर जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन की, आसफा भुट्टो साहिबा वहाँ पहुँची, इसका असर लगता है आपको? देखिए, मैं यही बात करने लगा था कि 2020 के जो इंतखाबात है PTI के दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बार से भी ज्यादा वहां पर जलसे किए, ज्यादा जोरदार वहां पर कैंपेन की, लेकिन वहां पीपल्स पार्टी को जो है 2020 में सिर्फ 3 नशिस्तें वहां से मिली, यानी उतनी ही मिली जितनी इस वक्त PTI के जो हमायत याफ्ता 2-3 लोग वहां से जीते हैं, और पीपल्स पार्टी इतनी वहां पर जो है वो जलसे करने के बावजूद कामयाबी नहीं हासिल करती। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी जोरदार
इस बार भी कैंपेन वहां पर की है। अच्छा। और वहां पर बड़े जलसे किए हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। इसका भी उन्हें फायदा है। एक उनको ये भी बेनिफिट है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी सियासत जो है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के साथ एक माजी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी के बानी थे, उन्होंने वहाँ पर जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से बगावत करके जो है निजात हासिल की थी, आज़ादी हासिल की थी, तो फिर उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने वहाँ पर जो राजगान थे, जो सरदारी निज़ाम था, वहाँ पर जो ये वहाँ के लोग जो थे वहाँ के राजगान के गुलाम थे, उनको गुलामी से आज़ाद करवाया, सरदारी निज़ाम वहाँ ख़त्म किया। और वहाँ ये जो सब सडी की बातें होती हैं गद्दर ये भी उनके दौर में शुरू हुआ। और फिर वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ पर जो जमाती बुनियाद पर जो है वहाँ इंतखाबात जो होते थे इससे पहले उनको जमाती बुनियाद पर करवाने का फैसला किया और हुए। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दौर में इसको एक सूबे का स्टेटस जो है वहाँ पर दिया। एक उनकी पीपल्स पार्टी की वहाँ पर एक लेगेसी भी है। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है, वो क्या? वो ये है कि अच्छी कैंपेन के बावजूद, पीपल्स पार्टी की लेगेसी के बावजूद जो वफाक है उसके साथ पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी होने का भी पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाया है। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था कि जो इत्तेहाद इनका हुकूमत में इस वक्त मौजूद है, इस्लामाबाद में जो मौजूद है, वहाँ पर भी दरारों की कुछ बातें थी, कुछ दरारें मौजूद हैं इनमें, और अब जो है जो मजीद वाज़ेह होती चली जा रही हैं, उससे ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि शायद नून लीग ही सबकत ले जाएगी, नून लीग ही आगे नजर आएगी, वहाँ पर वैसी ही हुकूमत बनेगी जैसे इस्लामाबाद में। तो ये जो दरारों की बातें हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ नरमी आई है, कुछ गैप्स जो हैं वो फिलअप हुए हैं, क्या हुआ? देखिए, आपने देखा होगा कि 2024 के जो इंतखाबात थे, उन इंतखाबात में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है नून लीग की क़यादत को बहुत टारगेट किया था, उनको बहुत उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। लेकिन जब इंतखाबात हुए, नताइज आए, उसके बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ, तो फिर ये दोनों जमातें जो हैं अब वो बिल्कुल आपको इत्तेहादी के तौर पर जो है सामने आई। अभी मैं कहता हूँ कि इस इलेक्शन में भी एक तलखी जो है अब वो बिलावल भुट्टो की नून लीग के साथ रही। लेकिन अब वहाँ पर जब हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होता है, बल्कि शुरू होता है, तो उसके साथ दोबारा मैं समझता हूँ कि वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बल्कि रात को भी बैठे हैं। जब बजट की तैयारी के लिए भी नून लीग की क़यादत ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को इत्मीनान में लिया है, क्योंकि दोनों जमातों की जो सर्वाइवल है, जो फ्यूचर है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दरारें हैं ये सियासत के अंदर होती हैं। ये दोनों पुरानी जमातें हैं, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बदतरीन महादराई की है 90 की दहाई के अंदर, और मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ इस हवाले से सीखा भी है कि सियासत के अंदर जो है वो मुज़ाकरात की, बातचीत की जो विंडो है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। सही है। अच्छा, इन दी एंड खालिद साहब, जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हैं, जो वो बात कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी सूरत भी आज़ाद और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, उन्होंने कहा कि जी वाइट पेपर जारी करेंगे नताइज के बाद, इनकी स्टेटमेंट्स को या इनके शिकवों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो पीटीआई को शायद पीटीआई के यही समझती है कि उनको वहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिला, और इस हवाले से उनकी तरफ से शिकायत जो हैं वो मुसलसल आ रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है वहाँ पर उनके पास कोई जिस किस्म की सूरत हाल 2024 में यहाँ पाकिस्तान के अंदर थी, उनके पास जो है वो कोई इंतखाबी निशान जो है पार्टी का उस तरह नहीं था। आज़ाद उम्मीदवारों को वो सपोर्ट कर रहे थे। तो उनके एक तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो उनकी इत्तेहादी जमात है, उनको भी एक सीट वहाँ पर मिल गई है, और शायद जो आज़ाद जीते हैं उनमें शायद 2-3 उनकी हमायत याफ्ता जो है पीटीआई के भी हों। तो ज़ाहिर है फिर उनको शिकायत हैं, क्योंकि उन्हें तवक्को के मुताबिक वहाँ पर स्पेस शायद नहीं मिली, और उनको नताइज भी उस तरह जो है
अब वो नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमसे बात करने के लिए। और अभी कुछ सीटों पर फैसला होना बाकी है, उसका फैसले का ऐलान होना बाकी है। देखते हैं अगर नून लीग को मजीद 5 सीटें मिल भी जाती हैं तो भी वो 9 सीटें मुकम्मल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी तक उनके पास 3 सीटें हैं और आज़ाद उम्मीदवारों के पास भी सीटें हैं, पर वो किस जानिब जाते हैं, किसी पार्टी से हिलाते हैं या नहीं करते, ये देखना भी बाकी है। ब्रेक के बाद आता हूँ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान हॉकी टीम की, जिससे प्रो हॉकी लीग के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। टीम 9 जून को कराची से बेल्जियम रवाना होगी और पाकिस्तानी टीम की क़यादत इमाद बट करेंगे। हेड कोच की जिम्मेदारियां मंजूरुल हसन निभा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह के हमारे प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हॉकी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कि ये लोग स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ये जगह जगह ट्रैवल करते हैं और ये जो बाउंड्रीज है ना, ये आम लोगों के लिए होती है। स्पोर्ट्समैन कहाँ बहुत सारे कंट्रीज में जाके खेल रहे होते हैं। तो ये प्रो हॉकी लीग में जो पाकिस्तान को 13 से 27 जून तक खेलनी है, इसमें बेल्जियम नहीं होगा, बल्कि इसमें स्पेन, इंग्लैंड और भारत भी ये जाएंगे और 2-2 मैचेस खेलेंगे। लाहौर में कैंप के दौरान PHF की तरफ से खिलाड़ियों को तमाम सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई है। पहली बार खिलाड़ियों के डील्स अलाउंसेस भी एडवांस में ही अदा कर दिए गए हैं। टीम मैनेजमेंट में गोलकीपर कोच मजहर अब्बास की जगह कोच वसीम अहमद की शमूलियत का भी इम्कान है। तो जनाब ये काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। पाकिस्तान हॉकी जो टीम है उसके लिए भी मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं, जो कि कभी अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, वैसे सीरियस लेते हुए दिखाई दे रहे थोड़ा सा ना, जिस तरह से पहले लेकर चल रहे थे, बहुत ही मामूली लगता था नौयत का। लोग जो है एक दूसरे को अकोमोडेट करते हुए दिखाई देते थे। अब कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तब्दीली जो है मैदान में भी नज़र आएगी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं सफ़र शर्त, जिसमें आज बात हो रही है गंधारा तहजीब के हवाले से और सवात म्यूजियम के हवाले से। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। ये सवात म्यूज़ियम है, गंधारा तहज़ीब का मरकज़। और सवात म्यूज़ियम जब आप देखते हैं तो अक्ल हैरान हो जाती है कि पूरी तहज़ीब जो है वो इस इमारत के अंदर समोई हुई है और आपको ऐसे लगता है जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे साथ नवाजुद्दीन साहब हैं जो कि क्यूरेटर हैं। मैं इनसे ये जो पहली एपिसोड है सवात म्यूज़ियम के हवाले से, मेरा ख्याल है कि पहला जो सवाल है नवाज साहब वो तो यही है कि इस म्यूज़ियम की जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और वो क्या है, यानी कब ये बिल्कुल जो इसका जो पहली इमारत थी वो कब बनी थी? इस तरह था जी कि ये इमारत जो है असल में वाली स्वात, चूँकि ये स्वात एक स्टेट था, एक रियासत थी, तो उस वक्त यहाँ पे जो रूलर था उसको वाली स्वात वाली कहा जाता था या वाली स्वात कहा जाता था। तो वाली स्वात ने इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन के साथ मिलकर इस बिल्डिंग को बनाया था। और इस बिल्डिंग को या इस म्यूज़ियम को बनाने का मकसद उस वक्त सिर्फ सिंपल सा था कि जो उनकी पर्सनल कलेक्शन थी, वाली साहब की जो अपनी पर्सनल कलेक्शन थी उसको प्रिजर्व किया जाए। तो मतलब वो सारी जितनी भी उनकी जो पर्सनल कलेक्शन थी उसको बीच में डिस्प्ले कर दिया गया। उनकी जितनी उनके पास अपने जवाहरात थे उसको बीच में लगा दिया गया। और तो शुरुआत में 1963 में ये म्यूज़ियम जब बना तो उस वक्त 69 में स्वात जो स्टेट है ये वो मर्ज कर दी गई। तो ये 62 की आप बात कर रहे हैं? 63 की बात 63 की बात कर रहे हैं। अच्छा, 63 में मतलब जब सर ऑरलस्टीन हैं जो जिनका गिलगित में बड़ा काम है, जिनके इस पूरे रीजन में बड़ा काम है, उस वक्त तक ये जो चीज़ें हैं ये बरामद हो चुकी थी, ये एक अच्छी कलेक्शन थी 62 में? नहीं, बरामद होने की बात जो है तो देखिए पता चल चुका था हमें, क्योंकि ये ऑयलस्टाइन ही थे कि जिन्होंने घोड़े पर बैठकर इस तमाम इलाके का सर्वे किया। 1926 में उसने ये पहला सर्वे किया और उसने अपनी रिपोर्ट को 1930 में पब्लिश किया। तो उस वक्त हमें पता चल चुका था या आवाम को पता चल चुका था या उस वक्त जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको पता चल चुका था कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आर्कियोलॉजिकल साइट्स या नवादरात या इस तरह मौजूद हैं स्वात में। तो मतलब इनिशियल काम जो था वो सर ऑयलस्टाइन करके चला गया। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोफेसर गोसिपो टूची 1955 में।
तो प्रोफेसर गोसीपो टूची असल में काम कर रहे थे तिब्बत में, वो तिब्बत की बुद्धिज़्म पे काम कर रहे थे। तो उनको वहाँ पे आसार जो मिले, जो चीज़ें जो रिकॉर्ड मिले, उसमें स्वात का जिक्र था कि स्वात से ही बुद्धिज़्म ट्रैवल करके तिब्बत आया। और जो जिस बुद्धिज़्म को असल में इनमें सेक्ट्स हैं मुख्तलिफ, तो जिस बुद्धिज़्म को वो फॉलो करते हैं तिब्बत के लोग, वो असल में स्वात वाला बुद्धिज़्म है। तो ये स्वात में असल में ये बुद्धिज़्म एक इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम वज्रायाना बुद्धिज़्म या तांत्रिक बुद्धिज़्म या डायमंड व्हीकल, जो मतलब आप इसका वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो वो बुद्धिज़्म यहाँ पे राइज था, वो वहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ यहीं पे। और एक इनका बड़ा वो एक मजहबी पैरवा गुजरा था, जिसको पेशवा गुजरा था, जिसको ये लोग पद्मा संभावा कहते थे, वो यहाँ पे पैदा हुआ। वो यहाँ से वो ट्रैवल करके मतलब इंडिया गया, इंडिया से फिर ये तिब्बत गया, इसने वहाँ पे जाके बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया और अपनी जो इनकी अपनी एक सेक्ट थी, अपना एक फ़िरका था जो कि बुद्धिज़्म में, उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और अभी भी मतलब बुद्धिज़्म जो वहाँ पे चल रहा है वो स्वात का इंट्रोड्यूस तो किया हुआ है। इसकी पूरी तहजीब का जो मरकज़ था वो स्वात था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए जी, स्वात गंधारा तहजीब का हिस्सा था। पाकिस्तान अच्छा। दो बड़ी सिविलाइजेशन के लिए मशहूर है, जो बड़ी तहजीबें जो गुजरी हैं पाकिस्तान में, वो जो है पहली है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम वादी सिंध की तहजीब कहते हैं, और दूसरा जो है गंधारा सिविलाइजेशन, जो कि केपी और ये जलालाबाद अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये मतलब आप मॉडर्न केपी प्लस आप इसको एक्सटेंड करें, वहाँ पे आप ले जाएं इसको जलालाबाद तक, अफगानिस्तान तक, तो ये इस एरिए में ये जो एक आर्ट है ना, एक वो है ख़ास किस्म का आर्ट है, या बुद्धिज़्म का आप कह सकते हैं, गढ़ कह सकते हैं, ये सारा इस इलाके में फैला हुआ था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो बुनियादी तौर पे ये जो रीजन है जिसकी आप बात करें, स्वात से जलालाबाद तक, ये मेन रीजन है, बाकी पैराफ्रीज भी होंगी, यानी स्वात से जलालाबाद तक नहीं, पूरा केपी और जलालाबाद तक एरिया, ये एरिया। और प्लस आप इसमें अब इस गंधारा के अंदर 3 स्कूलें थी, 3 बड़ी आप वो कह सकते हैं। एक वो स्पेशल मतलब वो कह सकते हैं, जो उनकी अपनी एक स्पेशल हैसियत थी, जिसमें टेक्सला, पेशावर, चरसदा, मर्दान जो कि कैपिटल थे, और तीसरा स्वात। ओके। तो ये एक 3 स्कूलें थी इसके अंदर, आप कह सकते हैं, बड़े बड़े ग्रुप कह सकते हैं, जो कि गंधारा सिविलाइजेशन का ही हिस्सा थे। ठीक है। पेशावर म्यूज़ियम भी है, स्वात म्यूज़ियम भी है, टेक्सला म्यूज़ियम भी है, यानी इस पूरी तहजीब के जो म्यूज़ियम्स हम कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन है, लाहौर में भी है। तो ये बताइए कि इसमें स्वात म्यूज़ियम की अफरादियत क्या है? स्वात म्यूज़ियम, मैंने जिस तरह कहा है कि आपकी स्वात ने शुरू से ही अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी रखी। इसने स्वात में गंधारा का हिस्सा रहते हुए इसने इसके आर्ट में भी डिफरेंस है, मतलब रेस्ट ऑफ द गंधारा का आप देखोगे तो इसमें आपको डिफरेंट वो मिलेगा, ठीक है। इसमें इसकी जो हुआ है कि पत्थर में भी डिफरेंट है, मतलब ये जो गंधारा सिविलाइजेशन में या जो पेशावर, चरसदा, मर्दान या जो टेक्सला वाला यूज़ कर रहे थे, ये लोग उससे थोड़ा डिफरेंट पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे ग्रे शिस्ट आपको मिलेगा, ग्रीन शिस्ट स्टोन मिलेगा, कि मतलब जिस मुजस्मे जो तराश रहे थे वो। अच्छा, इसके अलावा इन लोगों ने एक अलग बुद्धिज़्म, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाए तो इन्होंने एक अलग किस्म का फ़िरका भी यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। पूरे गंधारा में सिविलाइजेशन में, पूरे मतलब गंधारा में बुद्धिज़्म डिक्लाइन को चला गया। 5वीं सदी ईस्वी के बाद बुद्धिज़्म कम्प्लीटली ख़त्म होने को था बाकी एरियाज़ में, लेकिन सिर्फ एक स्वात ही था कि जिसने इसको 8वीं सदी ईस्वी तक चलाया। सिर्फ स्वात एक ऐसी जगह रह गई थी पूरे गंधारा में कि जिसने बुद्धिज़्म को जिंदा रखा। सही है। तो ये जहाँ पे जो आर्टिस्ट था, यानी कमाल या उसको क्राफ्ट कह लें, ये क्राफ्ट जो अगर 8वीं सदी तक स्वात में ये सब कुछ रहा, तो वो 8वीं 9वीं सदी तक जी, तो उसका जो क्राफ्टमैन है या जो आर्टिस्ट है, वो कब तक रहा? यानी किसी खित्ते में जब इतना बड़ा आर्ट और क्राफ्ट होता है तो यकसर एकदम तो ख़त्म नहीं होता। नहीं, यहाँ पे आर्ट देखें, अगर आर्टिस्ट की बात करते हैं तो आर्ट यहाँ पे 10वीं सदी ईस्वी तक चलता रहा। मोहम्मद बिन कासिम आया, लेकिन वो सिर्फ मुल्तान तक आया, उसके बाद वो वापस चला गया, और अरब स्टेट भी मुल्तान तक रही, मतलब उससे आगे एक्सटेंड नहीं हुई। तो यहाँ पे इस्लाम जो है बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। यहाँ पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ 11वीं सदी ईस्वी में, जब या 1000 AD जिसको हम कहते हैं, उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ, जब महमूद ऑफ गजना ने इस इलाके को इन्वेट करना शुरू किया। तो जयपाल और एननपाल, ये 2 आखिरी हिंदू शाही रूलर्स थे जिनको हराकर उसने ये इलाका फ़तह किया। ये उनके तो ये महमूद ऑफ गजना के टाइम पे आप कह सकते हैं कि चूँकि उस वक्त स्कल्पचर मेकिंग पे प्रोहिबिट होगी, लेकिन जो आर्टिस्ट थे उनका डायरेक्शन चेंज हो गई। बस सिर्फ मुजस्मे बनाने की बजाय उन लोगों ने
लकड़ी में काम शुरू कर दिया। लकड़ी में, तो इस वक्त पत्थर भी में। स्वात अपनी जो नक्शे निगारी है, जो कि अपने भी जो वुड वर्क है उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर जो क्योंकि स्वात की लकड़ी भी यहाँ पे अच्छी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल थी, तो नक्शे निगारी जो वुड वर्क है वो इस वक्त स्वात की सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है। नवाजुद्दीन साहब, गंधारा तहजीब है और पाकिस्तान को बजा तौर पर इस पर फ़ख्र भी है, मतलब इतनी पुरानी तहजीब के वारिस भी हैं। ये तमाम बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं और मैं चाहूँगा कि सवात म्यूज़ियम के हम अंदर जो है वो एक्सप्लोर करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हैं जो इसके अंदर डिवाइड किए हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे, गंधारा तहजीब पर भी बात करेंगे अगले सेगमेंट में। देखते रहिए सफ़र इशारत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, कुछ बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे और मुहाजिर नशस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों के मामले पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है और दायर सदारती रेफरेंस पर आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के हक़ में फ़ैसला भी सुना दिया, जिसमें अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि ये नशस्तें आइन के आर्टिकल 22 के तहत बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इंतज़ामी फ़ैसलों के ज़रिए उनमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अदालत ने करार दिया, मुहाजिर नशस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इस फैसले की तौसीक की कि बाकी मानदा जो आइनी मामलात हैं मुंतखब असम्बली के सपुर्द किए जाएँ। अदालती फैसले में ये कहा गया कि आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। आर्टिकल 22 सेक्शन 4 के तहत इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद भी लाजमी और एहतजाज या सियासी तनाज़ा उसमें रुकावट नहीं बन सकता। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया, पुरअमन एहतजाज आइनी हक है, लेकिन सड़कों की बंदिश, धोंस और मामूलात ज़िंदगी में खलल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते। किसी फ़र्द के हुकूक का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हुकूक सल्ब करने का जवाज़ भी नहीं बन सकता। तो इंतज़ामिया अवामी अमन, आइनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। माहिरीन का यह कहना है कि अदालती राय ने इंतखाबात और रियासती इदारों में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद को मज़ीद मजबूत कर दिया। आईनी मसाइल का हल सिर्फ आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की राय ने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, रियासत के अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के मौक़िफ़ को तक़वियत दी। उधर रावला कोर्ट में कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले 4 अहलकार शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। IGP आज़ाद कश्मीर के मुताबिक कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को बराह रास्त निशाना बनाया है। फायरिंग से जख्मी पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या पुरअमन सियासी और एहतजाज का तसलसल नहीं, मुनज़्ज़म दहशतगर्द कार्रवाई है। वाक़े में कानून नाफिज करने वाले इदारों और एक तिब्बी मरकज़ को निशाना बनाया गया है। और दूसरी जानिब वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने सियासी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात को साबुताज करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी से मुआहदे पर अमल किया, फिर भी सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो। इस तमाम मामले की जो बुनियाद है वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। हमने कतई तौर पे उन्हें ये नहीं कहा कि 12 सीटों के ऊपर हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उनसे कहा कि इसका हल निकाला जा सकता है लेकिन बातचीत के ज़रिए। लेकिन वो मुसर थे इस बात पे। 9 जून को ही मार्च होगा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहती थी, तो आपने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और उसके बाद एक झूठा और मनफी प्रोपोगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। फिर हमने उनसे ये कहा कि आप इसको बतौर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में ले जाएं, उस पर भी वो नहीं माने। जो हम कैबिनेट अप्रूवल से और उसके साथ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर पूरे कर सकते थे, वो 18 से 19 क्लासेस मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। आटा इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में पंजाब से 50% रेट के ऊपर मिल रहा है। बिजली के नर्ख जो हैं वो 3 रुपये पर यूनिट हैं। जो 38 शिकें थी उसमें से 35 के ऊपर अमल दरामद हो चुका है। राइट। और उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया है। इस सूरत हाल से मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वाज़ेह करते रहेंगे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़रा आगाज़ में कुछ बात कर लेते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी जो फिर से बढ़ना शुरू हो गई है और गुज़िश्ता रोज़ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई, जिसमें सुन्नी फ़ौजी हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हीफा और मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें फिर सुनाई दी गई। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक इसराइल के शहर हीफा और दीगर इलाकों में सायरन बज गए। इसराइल और ईरान के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है, इस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि हम ईरान के साथ हतमी डील के बहुत करीब हैं। जो कुछ अब हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसे उड़ा दिया जाए। नेतन्याहू से कहूँगा कि जवाबी हमला ना करे। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 47 साल से चल रहा है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान को मशवरा दूंगा, आपने अपने मिसाइल दाग दिए, बस इतना काफ़ी है। ईरान में इस पर वापस आए और मुआहिदा करे। इसराइल की जानिब से बैरूत पर आज के हमले पर खुश नहीं हूँ। अमरीकी फ़ौज अलर्ट है। मुआहिदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बात करें तो उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के जो पैगाम है वो पहुँचा दिया है। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल, शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से इनका ताल्लुक़ है, क्यू कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बस शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, फॉर अ मोमेंट हमें ऐसा लगा कि ये जो तनाज़ा है, ये जो जंग है, वो ईरान और अमेरिका के दरमियान में है और जो सेंटर स्टेज था वो अमेरिका ले रहा था। इसमें हमले और जवाबी हमले भी उन्हीं की जानिब से किए जा रहे थे और इसराइल खामोश था और काफ़ी बैक फुट पर नज़र आया जब ईरान का मामला समझा जाता था। लेकिन इस वक्त जब अमेरिका बैक फुट पर चला गया है तो इसराइल एक बार फिर से हमें सामने दिखाई दे रहा है, फिर से हमले कर रहा है। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये पहले दिन से ही वाज़ह था कि इसराइल इस सारे डायलॉग प्रोसेस को, जिसको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, मीडिएट किया, बड़ी मुश्किल से सीज़ फायर किया, इसको स्पॉइल करना चाहता है। नेतन्याहू के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वॉर के, और वॉर भी ऐसी जिसमें वो विक्टिम बन सके, जो कि वो नहीं बना। क्योंकि अगर आज जंग ख़त्म हो जाती है रीजन में तो नेतन्याहू बिहाइंड द बार्स होगा। उसके ऊपर उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं और करप्शन के केसेस हैं, इसलिए जंग को उसने एक बनाया हुआ और रेडिकल्स की वो हमायत ले रहा है। इसके बावजूद टॉक्स होती रहीं और अब जब टॉक्स बिल्कुल एंटर हो रही थी तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह शुरू में ईरान ने अपने जितनी भी डिमांड्स रखी थी उनमें से लेबनान में या हॉलिस्टिक सीज़ फायर की बात की थी, मगर इसराइल ने वो सीज़ फायर नहीं किया। शुरू में अमेरिका ने एक इंजीनियर किया सीज़ फायर इसराइल और लेबनान के दरमियान, मगर वो कामयाब ना हो सका और इसराइल ने अपनी हरदर्मी पे कायम रहा और सदर लेबनान में वो कत्ल गारत करता रहा। लिहाजा ईरान को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ा। अब जब ये प्रोसेस था, जिस तरह भी आपने खुद फरमाया कि ईरान और अमेरिका बिल्कुल डील के नज़दीक पहुंच गए थे और दोबारा ये स्कैटल करने की कोशिश की गई है, और ट्रंप ने खुद कहा, अपने अनाउंसमेंट में कहा कि मैं इसराइल को रेस्ट्रेंट का मशवरा दूंगा नेतन्याहू को, मगर वहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। उसका इससे क्या नज़र आता है कि जो ट्रंप का है कंट्रोल वॉर पे वो ख़त्म हो रहा है और कंट्रोल जो है इसराइल के हाथ में जा रहा है। हालांकि अमेरिका अगर इस वॉर में न्यूट्रल हो जाए तो इसराइल अपना डिफेंस नहीं कर सकता। राइट। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि ट्रंप ने ये कहा कि अगर इसराइल ईरान पर अटैक करेगा तो अमेरिका उसका हरगिज़ हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अटैक किया गया इसराइल की जानिब से। एक जानिब स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है इसराइल और दूसरी जानिब अपना किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है एक ख़ित्ते में अमन का जो मिशन है उसे आगे लेकर चलने के लिए, जिसमें बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक बार फिर से हमें ईरान के दौरे पर नज़र आए और उनकी मुख्तलिफ अहम मुलाकातें हुई, उन्होंने पैगाम भी पहुंचा दिया जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनका। तो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि बुध तक हतमी मुआहिदा हो सकता था और फिर बीच में ये सब कुछ हो गया, तो क्या अब हम ये समझें कि अब मुआहिदा इस हफ्ते तो नहीं होने जा रहा, आगे ये पोस्टपोन हो गया है, या फिर मामलात बेहतरी की तरफ दोबारा वापस जा सकते हैं, दोबारा टेबल टॉक्स पर आ सकते हैं? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो एक पीस मेकर का, अमन का पैगाम लेके चल रहा है। जिस दिन से वॉर शुरू हुई है पाकिस्तान ने इस अपने प्रोसेस को, जिसको हम फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन कहते हैं, बड़ा
खुश उसलूबी से निभाया है। और इसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर सब ने पार्टिसिपेट किया। मगर एक चीज़ का इन्होंने बहुत ख्याल रखा कि दोनों स्टेट्स के दरमियान अब वो रोल तो प्ले कर रहे थे मगर अपनी क्रेडिबिलिटी और न्यूट्रलिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया। इसके वजह से हमें किसी चीज़ का कोई खबर नहीं मिलती, मगर हम खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमैटिकली इसको मूव कर रहे हैं। अभी जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब तेहरान में है, तो नेचुरली वो एक कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम लेके गए और उनकी कोशिश होगी कि रेस्ट्रेन हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का यही स्टैंस है और कोशिश है। मगर दूसरी तरफ देखें, आपने खुद कहा कि एक ईवल का रोल हमें नजर आता है। नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर का रोल ऑप्ट कर चुका है। उसने पहले गाजा में जेनोसाइड किया, अब वो लेबनान में करना चाहता है, उसके पास और कुछ नहीं है। और हम चाहें या ना चाहें, अमेरिकन चाहें या ना चाहें, मगर वो अमेरिका इसके साथ खड़ा है। अगर अमेरिकन सेप्टर्स इसराइल को अवेलेबल ना हो तो इसराइल का जो डोम है और बाकी जो एरो है और दूसरे मिसाइल सिस्टम जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान फायर कर रहा है उसको डिफेंड नहीं कर सकते। लिहाजा ईरान की कैपेबिलिटी है और ईरान ने अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस या अपने अलाइज को तो डिफेंड करना है, चाहे वो हिजबुल्ला हो और अब यमन का भी। हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इसराइल ने दहशतगर्दी बहुत बढ़ाई सदरन लेबनान में, तो ईरान ने पहले उसको रोकने की कोशिश की, फिर इन्होंने अमेरिकन को कहा, हम लोगों ने भी इसकी कोशिश की, मगर उसके साथ साथ ईरानी लीडरशिप ने ये भी मैसेज दे दिया कि अगर अब वॉर स्टार्ट हुई तो हम वॉर को सिर्फ गल्फ में लिमिटेड नहीं रखेंगे, हम इसको इंडियन ओशन तक ले जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ मंदेब और हर जगह से हम फिर अपने हदफ पे हमला करेंगे। और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि अमेरिकन और इसराइली और जो बेसिस हैं या उनके जो सिटीज हैं या उनके लोग जो हैं वो उनके टारगेट होंगे। तो अब ये अलार्म आ रहा है जिसको ट्रंप भी समझते हैं, इसलिए ट्रंप को एम्फसाइज कर रहे हैं कि इसको एस्केलेट ना होने दिया जाए, मगर इसराइल की कोशिश एस्केलेट हो। अगर अमेरिका आज न्यूट्रल हो जाता है तो इसराइल का यहाँ पे डिफेंड करना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बाबुल मंदब की भी आपने बात की, आपको क्या लगता है ये थ्रेट जो है ये कितना जेन्युइन है? क्योंकि हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला थ्रेट तो जो पहले से कई सालों से कई दहाइयों से मौजूद था, जब वो अमल में आया तो पूरी जो है उसकी जो वेव्स है, उसके जो रिपल इफेक्ट है वो पूरी दुनिया में महसूस किए गए। बाबुल मंदब की सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? सेम होगा जी कि अगर आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया जो है इस वॉर की वजह से अफेक्टेड है, ना कि सिर्फ ईरानी इसराइलीज या गल्फ स्टेट बल्कि पूरी दुनिया। आपने दुरुस्त फरमाया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जब आप उस साइड पे ले जाएंगे इंडिया को और वहाँ पे मतलब ये इसको इंडियन ओशन में, तो नेचुरली बाबुल मंदब पे जब ये डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी तो फिर तो फर्दर आपको इकोनॉमिक मेल्टडाउन नज़र आएगा और पूरा जो है मिडल ईस्टर्न ऑयल या ट्रेड जो है वो वहाँ से रुक जाएगी और सबसे बड़ा फैक्ट्री उसका मिडल ईस्ट के साथ यूरोप भी होगा। तो लिहाजा उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए और वहाँ पे ईरान की अलायंस की कैपेसिटी है वहाँ पे रेजिस्ट करने का हूथीज़ के थ्रू। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि तकरीबन 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह फाते नहीं बन सका इस जंग के अंदर। दोनों जो फरीक़ैन हैं वो विन विन सिचुएशन चाहते हैं। टेबल पर आने के लिए भी उन्हें अपनी आवाम को डेफिनेटली जवाब देना है और दोनों को ये चाहिए कि वो ये साबित कर सके कि वो एंड तक खड़े रहे और मुकाबला करते रहे और वो जो है वो अपर हैंड पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से, अभी मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगी कि इस बुध तक सदर ट्रंप कह रहे थे कि मुआहदे पर दस्तखत होना थे और जो विजिट्स हैं मोहसिन नकवी साहब के वो भी इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं जो हम पैगामात जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस वीक में ये मुआहदा हो जाएगा इन स्पाइट ऑल दिस? ये जो स्पॉयलर्स जो हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं, इसराइल जो अपना किरदार अदा कर रहा है उसके बावजूद? देखिए मुआहदा तो नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की काफ़ी हद तक चीज़ें मान ली हैं जिसको आप न्यूक्लियर डील कह सकते हैं। न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट पे भी उनकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो उन्होंने उस वक्त ही खोलने का ऐलान कर दिया था और टोल ना लेने का, जिस वक्त आसिम मुनीर साहब ने विजिट किया तेहरान में और उनके कहने पे और रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये कर दिया। मगर उसके साथ जो लॉकेट है अमेरिकन का, उसने काफ़ी ईरान को नुकसान पहुँचाया। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें मई में मार्च के कंपैरेटिवली 84% ईरान की जो ऑयल ट्रेड है वो अफेक्ट हुई है और उसकी वजह से काफ़ी
फ्रस्ट्रेशन है। तो लिहाजा अमेरिकन को भी काफी अचीवमेंट्स हैं, और अगर आप ये मुआहदा हो जाता है तो आपने कहा जिस तरह दुरुस्त कहा कि इस वॉर में कोई विनर नहीं है, बोथ साइड्स आर ईदर लूजिंग। अच्छा, मगर इसमें ईरान का जब भी मुआहदे के करीब जाने लगते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी स्पॉइलर जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं इसराइल कूद पड़ता है, और कभी वो खुद इब्राहिम रिकॉर्ड जैसी बात कर देते हैं। आपको लगता है सिंसेरिटी मौजूद है अमेरिका की जानिब से इस मुआहदे को लेकर? देखिए, अमेरिका में भी सिंसेरिटी है, ईरान में भी सिंसेरिटी है, मगर बोथ साइड्स की जो लीडरशिप है वो अपनी सेइंग में फंस चुके हैं, उनको अपने अवाम को बताना है। और मगर ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि वो उनका एक, उसको हम कहते हैं मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, वो एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ कहते हैं, वो क्विक सोल्यूशन की सर्च में है, और वो सोल्यूशन जो उनको मिड टर्म इलेक्शन में भी कामयाबी दिलवा सके, जो कि उनको नहीं मिल रहे। उनकी सारे फोकस था वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे डिक्टेट करना इनको, नेटो कंट्रीज के स्मॉलर पार्टनर्स को, मगर ही फेल टू रियलाइज कि ईरान की एक अपनी स्ट्रेटजी है, और इस सिमेट्रिकल वॉरफेयर में हमेशा बड़ी पावर जो पॉलिटिकली मिलिट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होती है वो भी ड्रैग इन इस तरह हो जाती है कि उसके लॉसेस बढ़ जाते हैं, और इस वक्त ट्रंप को उनकी कंफ्यूजन का हम ये नजर आ रहा है। दूसरा, ईरानी भी कोई ऐसी मूव नहीं करना चाहते कि उनके नेशनलिस्टिक फोर्सेस उनकी गवर्नमेंट को टारगेट करे, क्योंकि उन्होंने जीती अगर नहीं है तो हारी भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है, इस तक सिचुएशन में मीडिएटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवाज जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और खित्ते में अमन का मिशन, जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो लेकर चल रहा है, ये मुआहिदा जल्द कराने की कोशिश कर रहा है, तुम देखते हैं कि हम दुआ गो हैं बल्कि कि ये जो मुआहिदा है जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि पूरे रीजन के लिए वॉर मजीद चलती हुई बेहतर नहीं है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हिना, आप जानती हैं कि जो हमारे समंदर हैं ये कितने परसेंट हैं पूरी अर्थ का? 71%। 71% सिर्फ जो है सरफेस पे 71% है, यानी ऊपर से दिखाई देते हैं। अगर आप इसका पूरा मुआवजा करें तो ये 0.02%, इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन। सिर्फ पानी सतह पर मौजूद है, ज़मीन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये बहुत ही महदूद और लिमिटेड ज़राए हैं हमारे पास इस पानी के, क्योंकि अगर आप सॉल्टी वाटर की बात करें तो वो तो ज़्यादातर आपको दिखाई देता ही है समंदरों में, लेकिन जो पीने का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी, वो तकरीबन 3.5% है, और वो भी आपको ग्लेशियर्स, लेक्स और दरियाओं की सूरत में आपको नज़र आता है। तो इसको महफूज बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल समंदरों के आलमी दिन का जो मौजू है वो है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत को उजागर करना है, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, समंदरी आलूदगी कम करना है। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि समंदर हमारी ज़मीन का दिल और फेफड़े हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर इस्तेमाल होने वाला 40% ताज़ा पानी पैदा करने के साथ साथ 75% ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। पाकिस्तान का साहिल समंदर 1050 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके दामन में लगभग 4 लाख से ज़ायद अफराद माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता हैं। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि समंदर 75% ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं, मगर बदकिस्मती से पानी का ये ज़ख़ीरा अनदेखी और खामोश तबाही की जानिब बढ़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक साहिलों की देखभाल, कीमियाई खादों, दीगर मुज़र चीज़ों को समंदर बुर्द करने से गुरेज करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। और इस पर हम देखते हैं कि मगरबी ममालिक तो अमल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में अभी अमल होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इस पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं मौज़म खान साहब, टेक्निकल एडवाइज़र WWF पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इम्पोर्टेंट डे। सर, जिस तरीके से ये दिन हमने कहा कि सेलिब्रेट किया जा रहा है, बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो अहमियत को उजागर करना है, और ख़ास तौर पर हमारा जो रोल होना चाहिए इस चीज़ को, अपने जो पानी है, जो समंदरों का पानी है, उसे साफ़ रखने में या उसे समंदर बर्द करने से जो केमिकल्स हम कर रहे हैं, जो ख़तरात पैदा हो रहे हैं, उसे बचाने का मकसद है। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बेसिकली इस दिन का मकसद ये है कि हम लोगों को समुंदर की अहमियत से वाकिफ करें। समुंदर हम उन खुशकिस्मत मुल्कों में शामिल है जिसके पास एक खूबसूरत समुंदर मौजूद है। दुनिया के तकरीबन 42 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास समुंदर मौजूद नहीं है, और हमारे पास, जैसे कि अभी आप इंटरव्यू में बता रहे थे, कि हमारे पास तकरीबन कोई 1001 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, और 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास समुंदर एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन के तौर पर, और आगे हमें तकरीबन
50,000 स्क्वायर किलोमीटर मजीद इलाका हमें समुद्र के बॉटम के रिसोर्सेज के लिए दिया हुआ है। तो हमारी अभी तक समुद्र तक जितनी भी हमारी अप्रोच है, हम समुद्र के किनारे तक ज़्यादातर महदूद हैं। कुछ हमारी माहीगीरी और कुछ हमारी चीज़ें खुले समुद्र में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर काम हम चूँकि साहिली इलाकों के तक मौजूद हैं। मैं तकरीबन 4 लाख डायरेक्ट फिशरमैन और तमाम लोग जो कि माहीगीरी की सनत से समुद्र के किनारे इन्वॉल्व हैं, तो तकरीबन 1 मिलियन है। लेकिन हमने ज़्यादातर लोगों ने जो इस्तेमाल है समुद्र का, वो इसे अल्टीमेट डंप की सूरत में बना लिया है। ये हम इसे कूड़ादान समझते हैं, क्योंकि कराची जैसे शहर का तकरीबन 500 बिलियन गैलन वाटर जो है पर डे समुद्र में जाता है अनट्रीटेड। इसी तरह सॉलिड वेस्ट तकरीबन कराची शहर जो जनरेट करता है वो 15,000 टन के करीब है, जिसमें से तकरीबन 80% तो उठा लिया जाता है, लेकिन जो 20% है वो माहौल का हिस्सा बनता है, अल्टीमेटली समुद्र तक पहुंच जाता है। तो समुद्र के माहौल को खासी तबाही हो रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी की जा रही है जिससे समुद्र को महफूज बनाया जाए। अच्छा खान साहब, ये हमारे जो साहिलों पे नजर आता है, गंदगी नजर आती है, जो अनटच साहिल होते हैं वहाँ पर कुछ हमें ऐसा नजर नहीं आता। हमें लगता है वो ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं। हम बलूचिस्तान के अगर साहिलों की बात करें, वो ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं, बजाय कि आप देखें कि कराची का जो साहिल हमें नज़र आता है जहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो जहाँ लोग मौजूद हैं वहाँ ज़्यादा सफाई नहीं होनी चाहिए ऐसी जगहों के मुताबिक से? ऐसा है कि जो पोल्यूशन जो है ना, जो कोई किसी किस्म की भी कसाफत हो या गंदगी हो, वो इंसान पैदा करता है। तो जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर कूड़ा ज़्यादा होगा, और फिर इनसे जो इंसान ने रफ्ता रफ्ता अपने आप को इस तरह कर लिया है कि वो कूड़ा करकट को पैदा करने में कोई अब एहतियात नहीं करते हैं। यानी एक ज़माने में तो लोग बहुत एहतियात किया करते थे कि क्या चीज़ रिफ्यूज में जा रही है, लेकिन अब तो हमारा इस्तेमालात इस किस्म के हो गए हैं कि हम अपने खाने की चीज़ें, अपने खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जिन चीज़ों में खाने रखते हैं, हम उन सब चीज़ों को भी फेंक देते हैं और बेतहाशा कूड़ा और लिक्विड हम समुद्र के अंदर डिस्पोज करते हैं। तो अगर जब तक इंसान खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा, बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में कूड़े का ना होना या पोल्यूशन का ना होना आबादी के ना होने का सबब है। तो अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोग वाकिफ हो जाते हैं और लोग एहतियात से रहते हैं, तो कराची का साहिल भी बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत रह सकता है। राइट, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो मौज़म साहब, इस सब के लिए WWF पाकिस्तान समंदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से ऐसे मेजर इक़दामात हैं, कौन कौन से ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम कर रहा है और जिसमें हुकूमत और आवाम का जो ताउन है वो दरकार है? WWF पाकिस्तान जब से वजूद में आया 1970 में, हमने समुद्र और उसके तहफ़्फ़ुज़ के काम से ही इसका आगाज़ किया था। कछुओं से लेकर जब हमने शुरू किया, और गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी बेहतर हो गई हैं कि जिससे हमने पूरी दुनिया में अपना मकाम भी पैदा किया है। जो ताज़ा तरीन जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में, मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किए गए हैं। अभी तक 3 प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जिसमें स्टोला आइलैंड, चोरना आइलैंड और मियानी होर का इलाका शामिल है। इससे पहले हम एक एरिया जो इंडस कैनियन का है उसको भी डिक्लेयर कर सकें अबेंस में। तो पाकिस्तान को दुनिया के तमाम मुल्कों की तरह 30% इलाके को मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना है, जिसमें अभी तक हम तकरीबन 1% तक भी नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं है, समुद्र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको पता है कि मछली के जब जाल इस्तेमाल होते हैं उसमें हज़ारों किस्म के जानवर फंसते हैं। सिर्फ डॉल्फिन जो तो खान साहब, ये जो मगरबी ममालिक हैं, ये किस तरह से अपने समंदरों को और अपने ये जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनको कामयाबी से वो साफ़ कर सकें? एक पत्ता भी दिखाई नहीं देता वहाँ पर। क्या असूल है जो उन्होंने अपनाए जो हमें अपनाने चाहिए? ऐसा है कि जो दूसरे दुनिया के मुल्कों में कूड़े को और सीवरेज को बहुत एहतियात से किया जाता है, उन मुल्कों में भी मशहूर हैं, लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि अनट्रीटेड सीवरेज और अनकंट्रोल सॉलिड वेस्ट समुद्र में जा रहा है, लिहाजा हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे लोगों में पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लोगों को समुद्र, उसके इस्तेमाल और उसकी अहमियत का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। वो उसे नेमत समझते हैं, और जैसे मैंने कहा है कि समुद्र कूड़ादान नहीं है, एक नेमत है। हमें भी अगर हम इसको नेमत
समझेंगे तो हम इसको भी साफ रखेंगे। Exactly. जिस तरह हम अपने घरों को साफ रखते हैं तो हम समुद्र को भी साफ रख सकते हैं। राइट, और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है। बहुत शुक्रिया, मौज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। समंदरों के आलमी दिन पर हम बात कर रहे थे और बड़ा ज़रूरी है कि बहैसियत शहरी भी हम अपना किरदार अदा करें और ये अवेयरनेस हम में होनी चाहिए कि हमारा जो समंदर है वो हमारे लिए नेमत है, कूड़ादान नहीं है, तो उनका ख्याल रखना हमारे लिए ख़ुद के लिए भी बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश के हाथों तारीखी और शर्मनाक टेस्ट शिकस्तों ने पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों में हलचल मचा दी हुई है और कौमी टीम की मुसलसल नाकामियों के बाद अब सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोचिंग स्टाफ और क़यादत भी सख्त दबाव में दिखाई दे रही है। पीसीबी कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए साबिक स्टार्स को जिम्मेदारियां सौंपने पर अब गौर कर रहा है। दौरा बांग्लादेश के दौरान जो टेस्ट मैचेस में टीम को बदतरीन नाकामियों का सामना करना पड़ा, इस दौरान सरफराज अहमद हेड कोच थे। हम जिक्र भी करते रहे कि वो साथ हैं, तो फिर भी ये कारकर्दगी है। ज़राए ये बताते हैं कि बोर्ड हुकाम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अगर मजीद मौक़े देने का फैसला ना हुआ तो यूनुस खान ये ओहदा संभाल सकते हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो शान मसूद की क़यादत बचना भी बेहद दुश्वार दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश से सीरीज़ में नाकामी के बाद उन्हें अब मुस्ताफ़ी होने का कहा जा चुका है। सवाल अब ये है कि बोर्ड के पास फिर मुतबादल ऑप्शंस हैं क्या क्या। सलमान अली आगा की इनफरादी कारकर्दगी अच्छी नहीं, बाबर आजम को कई बार मौक़े दिए जा चुके मगर वो टीम को फतुहात की राह पर गामजन नहीं कर सके। अब वेस्ट इंडीज़ से 2 टेस्ट सीरीज़, जो 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है, 25 जुलाई को शुरू होगी। टीम 19 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ करेगी। मेजर क्वेश्चंस क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल कहाँ पर हैं, एक्चुअली मसला कहाँ है, कप्तान, कोच या फिर सिस्टम पूरा ख़राब है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। उधर पीसीबी ने पूरी जो प्री सीज़न रेड बॉल और वाइट बॉल तरबियती कैंप्स हैं उसमें 49 क्रिकेटर्स को मदऊ कर लिया है और रेड बॉल क्रिकेटर्स का कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा जिसमें 22 खिलाड़ी शरीक होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ खेलने वाले मुंतखब रेड बॉल जो खिलाड़ी हैं वो 15 जून से कैंप ज्वाइन करेंगे। वाइट बॉल कैंप जो है 15 जून से 18 सितंबर तक जारी रहेगा जिसमें 27 खिलाड़ी शरीक होंगे। दोनों कैंप्स का जो मकसद है वो बेसिकली खिलाड़ियों की खामियों को दूर करके उनके खेल में निखार लाना है और कैंप के दौरान खिलाड़ी कौमी और एनसीए कोचेस की निगरानी में स्किल्स और फिटनेस पर भी काम करेंगे और पीसीबी मेडिकल स्टाफ भी खिलाड़ियों की फिटनेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी निगरानी करेगा। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए सलीम खालिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स तजज़ियेकार है। सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बताइए, सब सही चल रहा है मामला? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि जो सवाल अभी इंट्रो में भी हमने किया है वही सवाल आपसे दोहराना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको, कप्तान, कोच या सिस्टम, कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए इस वक्त जैसे आपने खुद इतना अच्छा इंट्रो में सारी बातें बताई कि मसाइल काफ़ी सारे हैं और हल क्या है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ अरसे से अगर हम सिर्फ टेस्ट की अभी चले बात करें, परफॉर्मेंस हमारी बड़ी ख़राब है। बांग्लादेश से हम वहाँ जाकर 2 टेस्ट हारे, उससे पहले अपने मुल्क में भी 2 टेस्ट हार चुके थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम लोग जीत नहीं पा रहे और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हमारी इतनी अच्छी है नहीं रेड बॉल में। तो अब रेड बॉल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अगली सी दोनों सीरीज रेड बॉल की होनी है। तो पीसीबी सोच रहा है इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम पर। तो प्लेयर्स तो बहुत तब्दील करके देख लिए, कोचिंग स्टाफ में भी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। सरफराज बांग्लादेश में एज ए कोच नजर आए लेकिन इतना इम्प्रेसिव कारकर्दगी उनकी नहीं लगी वो काम को। तो अभी ये डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्यों ना यूनुस खान को लाया जाए और सरफराज को कोई और काम सौंपा जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डिस्कशंस चल रहे हैं, अभी फैसला नहीं हुआ। इसीलिए जो अभी कैंप का लग रहा है उस कैंप में रेड बॉल की कैंप की निगरानी सरफराज खुद करेंगे। अभी तक कोई पीसीबी ने अनाउंसमेंट किया नहीं, लेकिन इस हवाले से बातचीत जरूर शुरू हो चुकी है। फिर कैप्टनसी का आपने जिक्र किया, कैप्टनसी का बहुत बड़ा इशू है। शान मसूद के अगर स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान के नाकाम तरीन वो कप्तान साबित होते हैं, लेकिन फिर भी हर सीरीज से पहले ये बात होती है उनको निकाल देंगे, लेकिन हर सीरीज में फिर वो बरकरार हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि जी जी आप कंटिन्यू करें कि मुतबादिल ऑप्शन इतने हमारे पास मौजूद नहीं। जो 2 आपने नाम लिए उनमें से बाबर आजम कई बार मौके पा चुके, लेकिन कैप्टनसी उनकी इतनी अच्छी रही नहीं है। सलमान अली आगा की अपनी फॉर्म को इतनी तसलसल के साथ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त,
जिस वजह से ये बातचीत तो हो रही है लेकिन हतमी अभी तक फैसले नहीं हुए, ना ही कोई अनाउंसमेंट हुई है। अगले कुछ दिनों में पता तो लगेगा। सलीम खालिक साहब, हम बारहा हम यही देखते हैं कि एक शिकस्त होती है बड़ी बुरी तरह की और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है तब्दीलियां लाई जाएंगी और टीम में तब्दीली आएगी, कैप्टन तब्दील, सबसे पहले तो कैप्टन पर ही एक तलवार लटक रही होती है कि कैप्टन की तब्दीली होगी। पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं तब्दीली की ज़रूरत होती है जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि शुरू से लेकर एंड तक में मेजर क्या क्या तब्दीलियां होनी चाहिए ताकि कुछ परफॉर्मेंस निकल कर आ सके टीम की? हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप चेंज कर दिया जाता है, कभी इतनी टीमें होंगी, कभी ऐसा होगा, कभी हर साल कुछ ना कुछ होता है। लेकिन हमें बदकिस्मती से वैसे प्लेयर्स मिल नहीं रहे जैसे माजी में हमारी टीम में हुआ करते थे। बड़े बड़े हमारे पास फास्ट बॉलर हुआ करते थे, दुनिया डरती थी हमारे फास्ट बॉलर से। अब हमारे फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो भागकर स्पिन कर रहे होते हैं, जिनकी कोई स्पीड ही नहीं आ रही होती, जो देख के हमें खुद अफसोस होता है, शर्म आती है कि यार ये फास्ट बॉलर है। ऑलराउंडर हमारे ऐसे हैं जो बेचारे खुद अपने नाम के सामने जब देखते होंगे ऑलराउंडर तो वो शर्म से सर झुका लेते होंगे, यार मुझे ऑलराउंडर लिखा हुआ है। ना वो बैटिंग कर पाते हैं, ना वो बॉलिंग कर पाते हैं। बैटिंग में अगर हम आए तो हमारे पास बाबर के बाद कोई हमें ऐसा प्लेयर नहीं मिला जिसको हम कह सकें कि यार ये बहुत अच्छा हमें बैट्समैन मिला है। तो अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर हमारे यहाँ मसाइल हैं बहुत बड़े बड़े। हमें वैसा टैलेंट मिल नहीं रहा पीछे से जो कि मिलना चाहिए था, ये जैसे पास्ट में मिलता था। अब इसकी क्या वजूहात हैं ये तो वही बताएंगे जो हमारे साबिक अजीम क्रिकेटर्स हैं या जो बोर्ड वाले हैं, उनको गौर करना चाहिए कि भाई क्या वजूहात। टैलेंट मिल नहीं रहा या फिर टैलेंट पहचाना नहीं जा रहा? देखिए, पहचाना नहीं जा रहा, ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कई ऐसे लड़के हैं जिनको मौके मिल नहीं पाते, लेकिन जो मिल भी रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो इतना एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं होते। जैसे अभी देखें, हम बात करते हैं इंडिया ने 15 साल के लड़के सूर्यवंशी को अपनी वाइट बॉल टीम में शामिल किया है और इतना छोटा है वो, बच्चा ही कहूंगा मैं उसको, कि उसके पेरेंट्स भी साथ जाएंगे। अगर आप वैसे सोचे तो ये कोई बॉलीवुड फिल्म लगती है कि भाई 15 साल का बच्चा सेलेक्ट हो गया, इंडियन टीम के लिए खेल रहा है और उसके पेरेंट्स भी साथ जाएंगे इसको देखने के लिए। लेकिन है उसकी बैटिंग अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त। ऐसा कोई टैलेंट हमारे यहाँ हवा में सामने नहीं आ रहा। बाबर जब आए थे तो बहुत तेजी से ऊपर आए, उन्होंने परफॉर्म भी किया, उनकी परफॉर्मेंस में भी डाउनफॉल आया। शाहीन शाह अफरीदी भी बहुत तेजी से ऊपर आए, उनकी परफॉर्मेंस में भी डाउनफॉल आया। अब ये वक्त आ गया है कि उनको कह दिया गया है कि जी अगली जो 2 सीरीज है उसमें आप शामिल नहीं होंगे। टेस्ट कैंप में भी उनको नहीं बुलाया गया, हालांकि पिछले जो वेस्ट इंडीज का टूर किया था पाकिस्तान ने 5 साल पहले, लेकिन ये सलीम खालिक साहब, मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहली बात आपने की थी वही सबसे ज़्यादा दुरुस्त थी, और वो थी कि जो डोमेस्टिक सेटअप में बार बार तब्दीलियां लाई जा रही, क्योंकि वहीं से तो ये खिलाड़ी पैदा होते हैं। वहाँ पर अगर आप इतनी तब्दीलियां ले आएंगे और अनसर्टेनिटी होगी कि किस तरह से खिलाड़ी ऊपर आएगा, तो शायद एक ट्रैक रिकॉर्ड आप किसी खिलाड़ी का नहीं उस तरह से देख पाएंगे जो जिससे वाजे हो सकेगा कि कितना अच्छा खिलाड़ी है वो। जो हमारी क्रिकेट में जो मैं समझता हूँ जो मसाइल सामने आए वो जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी माजी में, तो उसके बाद जो हुकूमत आई थी और उसने फिर फैसला किया था कि क्योंकि क्रिकेट में आपको पता है बहुत दखल होता था पहले कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट से डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट्स हुए, नए तजुर्बे हुए, उससे बड़ा हमारी क्रिकेट को नुकसान हुआ, क्योंकि एकदम से जो लड़के थे कोई टैक्सी चलाने लगा, कोई फूड डिलीवरी राइडर बन गया, जो बेचारे गरीब घरों से लड़के सामने आते। क्योंकि हमारे और इंग्लैंड के और दूसरे मुल्कों के सेटअप में बड़ा फर्क है। बाहर का जो इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है उसको ये नहीं होता कि उसको घर वालों के लिए बहुत रोजी रोटी कमानी पड़ती है। यहाँ पर आप खेल रहे हो, साथ में आपको दूसरा भी कोई काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के वो सिस्टम से हट गए, तो वो जो एक हुआ मसला जो आया वो खिला अब तक नहीं भर सका है। बिल्कुल सही। हालांकि जो मौजूदा बोर्ड है उसने डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स को बहाल भी किया, कोशिशें हो रही है, लेकिन वो जो पहले जो कुछ साल नुकसान हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान में टैलेंट सही कम हो गई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब मौजूद थे हमारे साथ, और जो बड़े फैसले पीसीबी में किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, तब्दीलियों की बात गश्त है, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक जनाब। शो के आगाज़ में हमने मौसम की इसलिए बात नहीं की क्योंकि हम जानते हैं कि मौसम के हवाले से बहुत ही स्वेर किस्म की जो एडवाइजरीज़ हैं वो जारी हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि 12 जून तक मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव रहने का इम्कान है और ख़बरदार रहना चाहिए क्योंकि सूरज आग बरसाएगा। इसी हवाले से हमने बात करनी है। इरफान विक साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात है। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया जी। इरफान साहब, जिस अलर्ट की हम बात कर रहे हैं जो जारी किया गया हीट वेव का 12 जून तक, कितना सिवियर हो सकता है, ज़रा बताइएगा। देखिए, ये जो अभी हीट वेव जिसका आज से जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में आगाज़ हो जाएगा, अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा जा रही है। आपने देखा होगा लाहौर में भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। इसके अलावा जो सिंध के बेशतर इलाके हैं उसमें भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा जा रहे हैं। आज, कल और उससे आने वाले दिनों में यानी कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात तक ये जो टेम्परेचर्स हैं ये मज़ीद जो है बढ़ जाएंगे। अभी टेम्परेचर जो है वो देखा है कि 48 और 49 गया है, ये मज़ीद बढ़ के 50 को टच कर सकता है। और इसके अलावा जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके होंगे यहाँ पर 45 से 46-47 तक होगा। इसके अलावा जो लाहौर, फैसलाबाद और सेंट्रल पंजाब के जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है ना वो इजाफा हो जाएगा। जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे यहाँ पर भी ज़्यादा होगा। और ये आने वाले जो 2 से 3 रोज़ हैं, हम आवाम को यही कहते हैं, पब्लिक को ये कहते हैं कि ख़ास तौर पे जो दोपहर का टाइम है उसमें जो है वो सन में एक्सपोजर कम से कम करें और सुबह जो दिन में 10 से 4 बजे के दरमियान में सूरज की तपती धूप में कम जो है ना बने। राइट, तो आप कहते हैं कि जो एक्सपोजर है वो कम होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में तो शदीद हीट वेव होगी और जैसा कि आपने बताया कि 50 को टच करेगा पारा, लेकिन केपी में क्या सूरत हाल रहेगी? केपी में जो डीआई खान और इसके बन्नू और इसके गिरदुनवा के जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होगा वो आपको 43 के लगभग मिलेगा। इसके ऊपर भी जा सकता है और इसी रेंज में रहेगा, 40 और से अबा भी रहेगा। इसके अलावा जो ऊपर वाले इलाके होंगे, पेशावर में भी गर्मी होगी, 40 को टच करेगा, 40 से ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो हमारे जो शुमाली इलाका जात होंगे जिसमें बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके शामिल हैं, जीबी के इलाके शामिल हैं, कश्मीर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर जितने भी टेम्परेचर्स होंगे यहाँ पर भी नॉर्मल से ज्यादा ही टेम्परेचर खासतौर पे जो स्कर्दू, गिलगित के इलाके होंगे यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जाने के चांसेस। राइट, हीट वेव की तो हमने बात कर ली। जो 12 जून तक आपने कहा कि ये सीवियर हीट वेव है, मुल्क भर में ही होगी और टेम्परेचर हर जगह बढ़ेगा। ये बताइएगा 12 जून के बाद कोई सिस्टम है जो बारिश बरसाने वाला, जो कहीं ना कहीं से दाखिल होगा और ये जो दर्जा हरारत है थोड़ा पीछे की तरफ आएगा? देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रवां हफ्ते के आखिर में एक बारिश वाला सिलसिला जो है पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें बालाई इलाकों में जो है ना वो बाज़ इलाकों में बारिश हो जाएगी और आंधी चलेगी। इसके अलावा जो जनूबी इलाके हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा शिद्दत के साथ जब ये गर्मी पड़ेगी तो बाज़ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म या आंधी वगैरह, झक्खड़ वगैरह चल सकते हैं। इससे जो होगा वो टेम्परेचर जो है वो कदरे जो है रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि ये कंप्लीटली जो है ना वो डिसिपेट करते गर्मी रहेगी। जून का महीना है, चंद दिन आपको जो है ना वो रिलीफ मिल जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने मौसम का अहवाल हमें बताया। तो जनाब जैसा कि इरफान साहब बता रहे हैं कि थर्सडे तक, जुमेरात तक आपने इंतहाई एहतियात बरतनी है, बहुत ज़रूरी है। और जो लोग कहा करते थे कि आपने बग़ैर हैट लिए, बग़ैर किसी चीज़ के आपने बाहर नहीं निकलना और जो सनशाइन है उसको डायरेक्टली अपने सरों पर नहीं पड़ने देना, उसकी वजह हुआ करती थी क्योंकि बहुत सारे लोग इस हीट वेव का शिकार होकर अस्पतालों में पहुँच जाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें खबरदार नहीं किया। और एहतियात इलाज से हमेशा बेहतर है, तो अपना ख्याल खुद रखिए, हाइड्रेटेड भी रहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।